ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और इस फिल्म को काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे हैं। मैं यहाँ आपको इस फिल्म की IMDb रेटिंग्स वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि दिस मूवी इज़ क्वाइट न्यू और इसकी रेटिंग हर एक घंटे फ्लक्चुएट हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं इट चैप्टर 2 फिल्म की कहानी को डिस्कस करते हुए आप सभी को इस फिल्म की रिव्यू भी दूंगा। दोस्तों, इट चैप्टर 2 की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां चैप्टर 1 की कहानी खत्म हुई थी, दैट इज सितंबर 1989। अगर आपको याद हो तो लूजर्स क्लब के बच्चों ने मिलकर पेनीवाइज का सामना किया था और इस लड़ाई में पेनीवाइज ने बेवर्ली को अपनी ऑरेंज लाइट वाली फॉर्म दिखाकर कुछ देर के लिए काइंड ऑफ पैरालाइज भी कर दिया था। पेनीवाइज को हराने के बाद लूजर्स क्लब के बच्चे एक साथ बैठे होते हैं और बेव का कहना था कि पैरालिसिस के वक्त उसने लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स के बारे में कुछ विजन देखा है जिसमें लूजर्स क्लब के बच्चे बड़े हो गए थे। ये बच्चे बेव की बात को हल्के में लेते हैं और स्टैन बेव से पूछता है कि वो बड़ा होकर कैसा था। इस बात पे बेव थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है कि स्टैन वाज सेम जस्ट टॉलर। इसी सीन के ठीक बाद ये बच्चे ब्लड ओथ लेते हैं कि अगर पेनीवाइज डेरी में वापस आया तो ये लोग मिलकर उसका सामना फिर से करेंगे। यहाँ सीन चेंज होकर 27 साल बाद की आती है जब डेरी टाउन में डेरी कैनल फेस्टिवल चल रही होती है और इस फेस्टिवल में हम व्यूअर्स एक एड्रियन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा था। एड्रियन गे था और उसका बॉयफ्रेंड उसे एक आई हार्ट डेरी वाली कैप देता है। ये दोनों किस करते हैं और उन्हें किस करते हुए कुछ डेरी टाउन के लोकल होमोफोबिक टीनेजर्स देख लेते हैं। ये टीनेजर्स एड्रियन को परेशान करने लगते हैं जिसके जवाब में एड्रियन भी उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोलता है। फेस्टिवल से वापस लौटते वक्त ये होमोफोबिक टीन्स एड्रियन उसके बॉयफ्रेंड पे हमला कर देते हैं और इस हमले में वो लोग एड्रियन को बुरी तरह से पीटते हैं। एड्रियन को घायल करने के बाद ये टीन्स उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं जहां एड्रियन पानी में डूबने लगता है। एड्रियन मदद के लिए चिल्ला रहा था जब हम व्यूअर्स पेनीवाइज को देखते हैं और पेनीवाइज एड्रियन को पानी से बाहर निकालता है। मीनवाइल एड्रियन का बॉयफ्रेंड भी उसे खोजते हुए ब्रिज के नीचे आ गया था और वो पेनीवाइज को एड्रियन के साथ देखता है। पेनीवाइज एक ईविल स्माइल पास करता है और अगले ही क्षण उसके सैकड़ों दांत बाहर आते हैं जिसकी मदद से वो एड्रियन को एक जानवर की तरह खा जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम व्यस माइक को देखते हैं जो कि पुलिस रेडियोस को स्कैन कर रहा था और उसे यहाँ एड्रियन की मौत के बारे में पता चलता है। माइक फौरन ही क्राइम लोकेशन पे पहुंचता है और उसे वहाँ ब्रिज के पिलर पे खून से बड़े बड़े अक्षरों में कम होम लिखा दिखता है। माइक समझ गया था कि पेनीवाइज इज बैक और वो लूजर्स क्लब के बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की सोचता है। अब दोस्तों, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि जब भी पेनीवाइज 27 साल बाद वापस आता है तो डेरी शहर में कुछ न कुछ बहुत बुरा ज़रूर होता है। एड्रियन का इतनी ब्रूटल वे में मरना भी पेनीवाइज के वापसी की हिंट थी और मेरे हिसाब से वो होमोफोबिक टीन्स भी पेनीवाइज की वजह से ही इतना ज़्यादा वायलेंट थे। एनीवेज, माइक एक एक करके लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स को कॉल करना शुरू करता है और यहाँ हम व्यूअर्स लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स के एडल्ट वर्जन को देख पाते हैं। बिल बड़ा होकर एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका था जिसकी स्टोरी बुक्स पे फिल्में बन रही थी। लेकिन दोस्तों, बिल के बुक्स की एंडिंग्स किसी को भी पसंद नहीं आती थी क्योंकि इट यूजुअली वाज नॉट ए हैप्पी एंडिंग। बिल की वाइफ उसकी ही रिटन नॉवेल्स में एक्टर थी और उसे भी बिल की नॉवेल्स की एंडिंग्स पसंद नहीं थी। अब दोस्तों, फिल्म में बिल का कैरेक्टर स्टीफन किंग को ही काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स की एंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था हेल हाउस जिसकी बिल्डअप बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी लेकिन एंडिंग वाज कंप्लीट गार्बेज। इट भी इसकी एग्जाम्पल है और पेट सेमेट्री भी मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है, इवन दैट इज़ एन एग्जाम्पल। खैर, बिल को माइक की कॉल आती है और इनिशियली तो बिल माइक को पहचान भी नहीं पाता है लेकिन धीरे धीरे उसे डेरी टाउन की बातें याद आती हैं और वो माइक से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद माइक रिची को कॉल करता है जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन था और माइक के कॉल से रिची को उल्टी आती है। उसकी डेरी की यादें भी धुंधली थी और वो इस कॉल से इतना इम्पैक्ट होता है कि वो स्टेज पे अपनी लाइन्स ही भूल जाता है।
सिमिलरली माइक एडी को कॉल करता है और एडी भी माइक को इनिशियली पहचान नहीं पाता है। इनफैक्ट वो माइक के कॉल से इतना डिस्टर्ब होता है कि वो अपनी लिमोजीन ठोक देता है। इसके बाद माइक बेन को कॉल करता है जो कि एक बड़े फर्म में हाई पोस्ट पे था और वो अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल था। बेन की यादें भी धुंधली थी और वो भी माइक के कॉल से थोड़ा डिस्टर्ब होता है। आफ्टर दिस माइक कॉल्स बेव जो कि एक बहुत ही अमीर बंदे की वाइफ थी एंड एज वी प्रिडिक्टेड बेव का हस्बैंड उसे फिजिकली अब्यूज करता था। माइक की कॉल आने से भी बेव का हस्बैंड उसे बेल्ट वगैरह से मारने लगता है, लेकिन बेव फाइट बैक करके किसी तरह घर से भाग जाती है। माइक अपनी फाइनल कॉल स्टैनली को करता है जो कि माइक के कॉल से कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब होता है और किसी अननोन वजह से वो बाथ टब में अपनी कलाई काटकर खुद की जान ले लेता है। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो इट चैप्टर 1 में हेनरी बाउर्स कुएं में गिर गया था और इस फिल्म में हम उसके आगे की कहानी देख पाते हैं। हेनरी कुएं में गिरने के बाद भी सरवाइव कर गया था और वह सीवर्स के थ्रू कुछ बच्चों के लाश के साथ बाहर आता है। इसके बाद हेनरी अपने घर वापस जाता है जहां कई पुलिस ऑफिसर्स थे और ये ऑफिसर्स हेनरी को उसके पिता के कत्ल की जुर्म में अरेस्ट करते हैं। इस सीन में हेनरी पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि उसे आसमान में एक रेड बलून दिख रही थी। इसके ठीक 27 साल बाद हम व्यूअर्स एडल्ट हेनरी को एक मेंटल असाइलम में देख पाते हैं जिसे फिर से एक रेड बलून दिखती है और इस बलून को देखकर हेनरी एकदम बौखला जाता है। उसकी अजीब सी हरकतों को देखकर डॉक्टर्स उसे कमरे में बंद कर देते हैं और यहाँ हेनरी को अपने बेड के नीचे एक रेड बलून दिखती है। हेनरी इस रेड बलून को खींचता है और वहाँ बेड के नीचे हेनरी को एक अजीब सा डिकेड क्रीचर दिखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक हॉकस्टेटर था। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने हॉकस्टेटर को इट चैप्टर 1 में देखा था और सेम मूवी में उसकी मौत भी हो गई थी। हॉकस्टेटर क्रीपी वे में चलते हुए हेनरी के पास आता है और वो उसे उसकी नाइफ देता है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियर समझ पाते हैं कि पेनीवाइज हेनरी को असाइलम से आज़ाद करवाना चाहता है ताकि वो लूजर्स क्लब के मेंबर्स को मार सके। इसके बाद हम व्यूअर्स हेनरी को असाइलम से आज़ाद होकर भागते हुए भी देख पाते हैं और ये सीन भी काफ़ी ब्रूटल थी। खैर यहाँ सीन चेंज होकर लूजर्स पे फोकस करती है जो कि जेड ऑफ द ओरिएंट नामक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलते हैं। डैडी वापस आने से उनकी मेमोरीज भी वापस आ रही थी और वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। बातों बातों में माइक बताता है कि शहर में वापस से कई लोग मारे जा रहे हैं लाइक एड्रियन, लीजा और इन सब के पीछे पेनीवाइज का हाथ है। माइक ने इन सब को पेनीवाइज से लड़ने के लिए बुलाया है बिकॉज ऑफ देयर ब्लड ओथ और इस बात को सुनकर लूजर्स बुरी तरह से डर जाते हैं। माइक का कहना था कि उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है और लूजर्स मिलकर पेनीवाइज को हरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ कोई भी पेनीवाइज से वापस लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये लोग वहाँ अपनी फॉर्चून कुकीज़ ओपन करते हैं जिनके वर्ड्स को जोड़कर कुछ ऐसी सेंटेंस बनती है, गेस स्टैनली कुड नॉट कट इट, विच सजेस्टेड कि पेनीवाइज इन पे नज़र रख रहा है और स्टैनली इस रीयूनियन में नहीं आया क्योंकि वो मर चुका है। इस मैसेज को देखकर सभी बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं और अचानक फॉर्चून कुकीज़ के अंदर से अजीब तरह के फेस वाले क्रिकेट्स, एलियन आइज विद टेंटिकल्स और बैट्स जैसे क्रीचर्स निकलते हैं जिससे लूजर्स बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। सून दे रियलाइज कि ये सब उनकी बस एक इमेजिनेशन थी और होटल से बाहर आने के बाद बेव स्टैनली के घर फ़ोन करती है जहां उसे पता चलता है कि स्टैन अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात को जानकर लूजर्स और भी ज़्यादा डर जाते हैं और वो सभी डेरी टाउन को छोड़कर वापस जाने की सोचते हैं। माइक किसी तरह बिल को यहाँ रुकने के लिए मना लेता है और वो उसे अपने घर लेके जाता है जो कि सिटी लाइब्रेरी के अंदर ही थी। माइक बिल को पानी देता है जिसमें उसने एक अजीब तरह का ड्रग मिलाया था और इस ड्रग की वजह से बिल को विजन्स आने लगती है। माइक बिल को एक एंशियंट पॉटरी दिखाता है जिसमें वो ऑरेंज लाइट्स देख पाता है और इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इट हमारी पृथ्वी पे मिटियोर के रूप में आया था। इट हज़ारों साल पहले से हमारी पृथ्वी पे है और वो हमेशा से क्रीचर्स का शिकार कर रहा है। 18th सेंचुरी में शोकोपाइवा नाम के ट्राइब ने इट को कैद करने की कोशिश करी थी और उन्होंने द रिचुअल ऑफ शुड का इस्तेमाल किया था। माइक इस नेटिव अमेरिकन ट्राइब से मिलके आया था और ट्राइब मेंबर्स ने माइक को रिचुअल ऑफ शुड के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस रिचुअल में इट को उसी एंशियंट पॉटरी के अंदर कैद किया जाएगा और माइक उस पॉटरी को वहाँ से चुरा कर ले आया था।
इट की ओरिजिनल फॉर्म 3 डेडलाइट्स है और इट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही मारा जा सकता है। इन विजन्स को देखने के बाद बिल अपने कंट्रोल में आता है और उसे भी माइक की बातों पे भरोसा हो गया था। अब दोस्तों, आप में से जो कोई भी डेडलाइट्स के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें मैं अपनी इट पे बनाई हुई पुरानी वीडियोस रिकमेंड करूंगा, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बता दूं कि इट के ओरिजिनल फॉर्म 3 लाइट सोर्स की तरह है, जिसे देखने से एक इंसान पैरालाइज, मेंटली अनस्टेबल या फिर मारा जा सकता है, और इन्हीं लाइट्स को हम डेडलाइट्स बोलते हैं। एनीवेज, दूसरी तरफ लूजर्स अपने होटल पहुंचते हैं जहां बेन बेवर्ली से पूछता है कि क्या उसे स्टैन के डेथ के बारे में पहले से पता था। इस बात पे बेव का कहना था कि उसने हमेशा अपने नाइटमेयर्स में लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स को मरते देखा है और वो पहले से ही जानती थी कि स्टैन बाथ टब में अपनी कलाई काटकर मर जाएगा। बेव को ये विजन्स इसीलिए आती थी क्योंकि उसने इट के डेडलाइट्स को देख रखा था, जिसे बाकी लूजर्स ने नहीं देखा था। बेन, रिची, एडी और बेव इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने इट को नहीं हराया तो नियर फ्यूचर में सभी मारे जाएंगे, इसलिए वो लोग इट से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। माइक और बिल भी वहाँ आते हैं और सारे लूजर्स मिलकर इट को हराने की प्लान डिस्कस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स एक विकी नाम की बच्ची को देखते हैं जो कि अपने मॉम के साथ स्टेडियम में एक बेसबॉल मैच देख रही थी। मैच के दौरान विकी के हाथ में एक ऑरेंज फायरफ्लाई आता है जिसका पीछा करते करते वो स्टेडियम के नीचे चली जाती है। नीचे पेनीवाइज इस फायरफ्लाई को पकड़ लेता है और वो विकी को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाता है, जिसके पश्चात वो इस बच्ची को खा जाता है। नाउ कमिंग बैक टू लूजर्स, हम व्यूअर्स उन्हें वुड्स में उस जगह की तलाश करते देखते हैं जहां बेन का सीक्रेट हाइड आउट या फिर क्लब हाउस था। बेन एक्सीडेंटली इस जगह को खोज लेता है और लूजर्स इस क्लब हाउस में जाते हैं जहां उनके बचपन की यादें ताज़ा होती है। माइक बताता है कि द रिचुअल ऑफ शुड को काम करने के लिए लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स को अपनी पास्ट से एक आर्टिफैक्ट लाना होगा। इन आर्टिफैक्ट्स को एंशिएंट पॉटरी में रखा जाएगा एंड देन माइक कुछ रिचुअल्स बताएगा जिनकी मदद से लूजर्स इट को हरा पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में लूजर्स के बीच लड़ाई हुई थी और ये आर्टिफैक्ट्स उन्हीं मोमेंट्स में कहीं छिपे हैं जब ये लोग एकदम अलग हो गए थे। सो बेसिकली लूजर्स को अपनी 27 साल पहले की लोनली मोमेंट्स को याद करते हुए उन जगहों पे अकेला जाना होगा जहां वो अपना समय बिताते थे, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट्स भी उन्हें वहीं मिलेगी। Now I know इस मोमेंट पे लूजर्स का अलग होना स्टूपिड था, बट दिस वाज द ओनली वे आउट। इसीलिए ये लूजर्स अपनी अपनी आर्टिफैक्ट्स ढूंढने निकल पड़ते हैं और हम इंडिविजुअली इन सभी लूजर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान पाते हैं। तो सबसे पहले हम बेवर्ली को अपने पुराने घर में जाते देखते हैं जहां उसे मिसेस कर्श मिलती है। इस सीन को डिटेल वे में मैंने टीजर ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं यहाँ इसे काफ़ी शॉर्ट में बताऊंगा। बेवर्ली इस घर के फ्लोर होल में अपनी उस पुरानी लेटर को ढूंढ पाती है जो कि उसके लिए बेन ने लिखा था। बेव को अब तक ऐसा ही लगता था कि ये लेटर बिल ने उसके लिए लिखा था एंड दिस वाज रियली क्लोज टू हर हार्ट। मिसेस कर्श बेव के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन हम सबको पता है कि मिसेस कर्श और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज है। वो बेवर्ली को एक अजीब से ज़ॉम्बी फेस स्पाइडर का फॉर्म लेके अटैक करती है और बेव पेनीवाइज से बचते हुए इधर उधर भागने लगती है। यहाँ पेनीवाइज अपने ह्यूमन फॉर्म में बेव को ये बोल के डराता है कि उसकी विजन्स में सभी लूजर्स मारे गए थे जिसे वो चेंज नहीं कर पाई है, और यहाँ पे बेव को अपने पास्ट की भी कुछ विजन्स आती है। इस विजन में बेव के पिता उसे टॉर्मेंट कर रहे थे और वो बार बार बेव को उसके स्वर्गीय माँ से कंपेयर करते हुए नीचा दिखा रहे थे। बेव के पिता उसके ऊपर उसके माँ की परफ्यूम डालकर बहुत ही क्रीपी वे में हक करते हैं विच रिप्रेजेंट सेक्स अब्यूज। बेव किसी तरह इन विजन से बाहर आती है और वो अपनी उस लेटर को लेके मिसेस कर्श के घर से बाहर भाग जाती है। यहाँ सीन चेंज होकर बिल पे फोकस करती है जिसे सेकेंड हैंड रोज नामक शॉप में अपनी पुरानी सिल्वर वाली साइकिल दिखती है। बिल फौरन इस साइकिल को खरीदने के लिए स्टोर के अंदर जाता है और इस स्टोर का ओनर और कोई नहीं बल्कि स्टीफन किंग खुद थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें फिल्म में स्टीफन किंग की कैमियो दिखती है और वो बिल के नॉवेल्स की एंडिंग्स को क्रिटिसाइज करते हैं। स्टीफन किंग बिल को $300 में उसकी सिल्वर साइकिल बेचते हैं और बिल उस साइकिल को लेकर अपने पुराने घर की तरफ जाता है। यहाँ बिल उसी ड्रेनेज होल को देख पाता है जिसके अंदर से पेनीवाइज ने उसके भाई जॉर्जी को खींच लिया था। बिल वहाँ जाकर चिल्लाता है कि आखिर पेनीवाइज ने उसके भाई को ही क्यों मारा, तो इसके जवाब में ड्रेनेज से पेनीवाइज की आवाज़ आती है जिसका कहना था कि बिल ने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया था।
बिल को ड्रेनेज के अंदर जॉर्जी दिखता है जिसके हाथ में पेपर बोट थी और वो बिल को अपने पास बुलाने लगता है। बिल ड्रेनेज में हाथ डालकर जॉर्जी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेनीवाइज बिल को ड्रेनेज के अंदर खींचने की कोशिश करता है। बिल किसी तरह पेनीवाइज से बचता है और उसके हाथ में जॉर्जी वाली पेपर बोट आ गई थी। अब दोस्तों, बिल के पुराने घर में एक दूसरी फैमिली रह रही थी और उस घर से एक बच्चा निकलता है जिसके हाथ में स्केट बोर्ड थी। बिल इस बच्चे को ड्रेनेज के पास जाने से मना करता है और बातचीत के दौरान इस स्केट बोर्डर बच्चे का कहना था कि उसे अपने घर में दूसरे बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है। बिल समझ गया था कि पेनीवाइज इज टारगेटिंग दिस किड और वो हाइपर होके बच्चे को अकेले रहने से मना करता है, लेकिन ये बच्चा वहाँ से फेस्टिवल अटेंड करने चला जाता है। इस सीन में हम व्यूअर्स बच्चे की स्केटबोर्ड के नीचे सेम वही डिज़ाइन देख पाते हैं जो कि द शाइनिंग मूवी में ओवरलुक होटल की फ्लोर्स की थी। एनीवेज, यहाँ से सीन चेंज होकर रिची पे फोकस करती है जो कि एक अबैंडन्ड आर्केड में जाता है और ये वही आर्केड थी जहाँ बचपन में रिची अक्सर गेम्स खेला करता था। इस आर्केड में रिची को एक गेम टोकन मिलती है और वहीं पास में हम व्यूअर्स यू हैव गॉट मेल मूवी की फटी पोस्टर देख पाते हैं, विच सजेस्ट्स कि ये आर्केड 1998 में बंद हुई होगी एज दिस मूवी वॉज रिलीज दैट ईयर। रिची को इस टोकन से अपनी बचपन की एक इंसिडेंट याद आती है जहां वो एक बंदे के साथ इस आर्केड में गेम खेल रहा था। रिची इस बंदे की तरफ काइंड ऑफ अट्रैक्टेड था, विच टेल्स अस कि रिची इज अ गेम। जी हाँ दोस्तों, रिची इस बंदे को अपने साथ एक और गेम खेलने बोलता है, लेकिन ये बंदा समझ गया था कि रिची इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। वो रिची को उल्टा सीधा बोलता है और एन वक्त पे वहाँ हेनरी की गैंग भी आती है जो कि रिची को कुछ होमोफोबिक बातें बोलकर वहाँ से भगा देती है। रिची वॉज ट्रॉमेटाइज्ड बाय दिस इवेंट और वो पॉल बनियन स्टैचू के पास जाकर बैठ जाता है जहाँ ये स्टैचू जिंदा हो जाती है। ये स्टैचू रिची पे अटैक करती है और रिची किसी तरह इन अटैक से बच के भागता है। रिची इमेजिन्स कि ये सब कुछ रियल नहीं है एंड सून इनफ सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। सीन कम्स बैक टू एडल्ट रिची जो कि फिलहाल पॉल बनियन स्टैचू के पास था और वहाँ स्टैचू के ऊपर उसे पेनीवाइज कुछ रेड बलून्स के साथ दिखता है। पेनीवाइज रिची को ये बोल के डराता है कि उसे उसके गे होने वाली सीक्रेट पता है और वो सबको ये बात बता देगा। इस बात से रिची एकदम डर गया था और पेनीवाइज बलून्स के साथ फ्लोट होते हुए रिची के पास आकर उस पर हमला करता है। रिची समहाउ इस हमले से बचता है और वो यहाँ से भाग निकलता है। इस पूरे सीन के दौरान हम व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं कि बैकग्राउंड में सभी लोग एकदम फ्रीज हो गए थे। अब दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 2016 में गे होना इज़ क्वाइट कॉमन, लेकिन रिची फिर भी इस बात के पब्लिक होने से इतना क्यों डर रहा था। मेरा मानना है कि रिची एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो अपने जोक्स में काफ़ी ऐसे बातें यूज़ करता है जो कि उसके गे होने वाली बात से मैच नहीं करती है। सो आई फील दैट दिस रिवलेशन कैन अफेक्ट हिज करियर। और इसके अलावा बचपन में रिची के साथ एक ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट हुई थी जिसके बाद वो अपनी इस सीक्रेट को हमेशा के लिए छुपा लिया था। तो यहाँ सीन चेंज होकर बेन पे फोकस करती है जो कि अपने स्कूल के प्रोजेक्टर रूम में जाता है। इस सीन में हम व्यूअर्स एक टर्टल को वहाँ देख पाते हैं जो कि मेरे हिसाब से मिटोरिन को रिप्रेजेंट करती है। मिटोरिन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरी इट पे बनाई हुई पुरानी वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि वहाँ मैंने इसे काफ़ी डिटेल में कवर किया है। खैर, बेन को अपने बचपन की बात याद आती है जब वो अकेला इस क्लासरूम में बैठा था। इस क्लासरूम में बेवर्ली आती है जो कि उसे बहुत ही प्यार से बातें करती है। बेन वॉज अट्रैक्टेड टू बेवर्ली और वो उसे किस करने को बढ़ता है, लेकिन बेवर्ली उसे रोकते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। बेवर्ली उसे फैट बॉय बोलती है और अचानक उसके सर में आग लगी थी एंड शी वॉज टर्निंग इनटू ए डिमोनिक क्रीचर। बेन समझ गया था कि ये सब पेनीवाइज का किया धरा है और वो भाग कर अपने लॉकर के अंदर छुप जाता है। लॉकर के अंदर पेनीवाइज ठीक बेन के पीछे खड़ा था और वो उस पर अटैक करके उसका पीछा करने लगता है। पेनीवाइज बेन द्वारा लिखी गई पोएम को चिल्लाते हुए उस पर अटैक कर रहा था और छोटा बेन स्कूल कॉरिडोर में इधर उधर भाग रहा था। भागते हुए वो एक स्कूल स्टाफ से टकरा जाता है और अचानक वहाँ से पेनीवाइज भी गायब था। नाउ एडल्ट बेन को ये सारी बातें याद आ रही थी और वो ये समझ पाता है कि उसकी आर्टिफैक्ट हमेशा उसके पास ही थी, विच इज़ हिज ईयर्स बुक पे जिसे सिर्फ बेवर्ली ने साइन किया था। नाउ कमिंग टू एडी, हम उस एडी को एक फार्मेसी स्टोर जाते देखते हैं जहाँ से वो बचपन में अपनी दवाइयाँ लिया करता था। इस स्टोर के बैकग्राउंड में हम व्यूअर्स इट मूवी के डायरेक्टर एंड्रस मुशीटी को देख पाते हैं, विच अगेन इज़ अ कैमियो, और यहाँ पे स्टोर ओनर एडी का मजाक उड़ाता है। एडी को अपने बचपन की विजन्स भी याद आती है जब उसे इसी
स्टोर के स्टोरेज सेक्शन में अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज़ें आई थी। एडी वहाँ गया था और उसे अपनी मॉम बंदी दिखी थी जिन पे एक गंदा सा क्रीचर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। एडी अपने मॉम को छुड़ाने की कोशिश करता है बट ही वॉज अनसक्सेसफुल और ये क्रीचर उन पे हमला कर देता है। नाउ दिस वॉज जस्ट अ विजन और एडल्ट एडी इन बातों को याद करके सेम स्पॉट पे पहुंच गया था। यहाँ एक बार फिर से एडल्ट एडी पे एक गंदा लेपर हमला करता है और वो एडी के ऊपर काइंड ऑफ उल्टी कर देता है। एडी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू चोक दिस क्रीचर और वो फाइनली इस फार्मेसी स्टोर से भाग जाता है। एडी की आर्टिफैक्ट उसकी इनहेलर थी जो वो हमेशा इस स्टोर से बचपन में लिया करता था। तो फाइनली बेव, बेन, एडी और रिची होटल वापस आते हैं और वो सभी एकदम ट्रॉमेटाइज थे। एडी खुद को क्लीन करने वॉशरूम में जाता है जब हेनरी बावर्स यहाँ आके उसके चीक में नाइफ से स्टैब कर देता है। एडी समहाउ हेनरी को फेस करते हुए उसे स्टैब करता है और इससे पहले बेन वहाँ पहुँचता हेनरी वॉशरूम की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लूजर्स एडी की मरहम पट्टी करते हैं और एन मौके पे वहाँ बिल भी आता है। बिल शेयर्स अ कोजी मोमेंट विद बेव, लेकिन वहाँ बिल को स्केटबोर्ड वाले बच्चे के बोर्ड की विजन आती है विच डिपिक्ट्स दैट ही इज इन डेंजर। बिल उस बच्चे को बचाने के लिए फॉरेन फेस्टिवल की तरफ भागता है और रिची डेरी से वापस भाग जाने का प्लान कर रहा था। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स माइक को देख पाते हैं जो कि हैरिसन एवेन्यू में जाता है और दोस्तों ये वही जगह है जहां बचपन में माइक के पेरेंट्स आग में जल के मारे गए थे। माइक को भी यहाँ अपने बचपन की विजन्स आती है और पेनीवाइज उसे डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन माइक को अपनी आर्टिफैक्ट मिल चुकी थी विच वॉज अ स्टोन जिसकी मदद से वो बावर्स गैंग से लड़ा था। अब दोस्तों रिची समहाउ होटल से एस्केप करके डेरी टाउन से भागने की सोचता है, लेकिन रास्ते में उसे एक चर्च दिखती है जिसमें बचपन में वो स्टैन को बैप्टाइज्ड होते देखा था। रिची को अपनी दोस्ती याद आ जाती है और वो वापस लूजर्स की मदद करने आता है। मीनवाइल हेनरी बावर्स माइक पे अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन एन मौके पे रिची वहां आता है और वो हेनरी को जान से मार डालता है। यहाँ सीन चेंज होकर डेरी कैनल फेस्टिवल की आती है जहाँ बिल स्केटबोर्ड वाले बच्चे को बचाने आया था। ये बच्चा एक मेज के अंदर जाता है जहाँ बिल उसके पीछे जाता है। इस मेज के अंदर कई क्लाउन पेंडुलम्स थे विच रिजेंबल्स टिम करीज पेनीवाइज और बिल इस बात को क्रॉस करते हुए मिरर मेज में जाता है। इस मेज में वो बच्चा था और बिल उसे वहाँ से निकलने को बोलता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पेनीवाइज आ गया था। पेनीवाइज अजीब तरह से मिरर को अपने सर से तोड़ते हुए इस बच्चे पे अटैक करता है और वो उसे मार डालता है। बिल इस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था विच वॉज रियली अपसेटिंग फॉर हिम और ये इंसिडेंट उसे अपने भाई जॉर्जी की याद दिलाती है जिसे भी बिल बचा नहीं पाया था। गुस्से में बिल अकेला ही पेनीवाइज से लड़ने निकल पड़ता है और वो सीधा 29 नीबोल्ट स्ट्रीट वाले घर के पास पहुंचता है। बाकी के लूजर्स बिल से कांटेक्ट करते हैं और वो लोग भी नीबोल्ट स्ट्रीट वाले घर पे पहुंचते हैं जहां ये सभी एक साथ मिलकर पेनीवाइज का सामना करने के लिए तैयार थे। इस घर के अंदर जाते ही पेनीवाइज बेन पे अटैक करता है जहां वो उसके पेट पे चाकू से होम एट लास्ट कार्व करता है, बट दिस वाज जस्ट अ विजन क्योंकि बेव जैसे ही मिरर को तोड़ती है बेन वाज ऑल राइट एंड हिज स्टमक हैड नो मार्क्स। दूसरी तरफ घर के फ्रिज से स्टैनली की हेड निकलती है और इस हेड में से स्पाइडर की तरह ढेर सारे पैर निकलने लगते हैं। यह हेड रिची पे अटैक कर देता है और इस सीन में एडी इतना डर जाता है कि वो काइंड ऑफ फ्रीज होता है। एन मौके पे माइक रिची को बचाता है और बिल एडी को न डरने की सलाह देता है। यहाँ से लूजर्स घर की वेल के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है और इस दरवाजे के पीछे पेनीवाइज का डेरा था। जी हाँ दोस्तों, लूजर्स फाइनली उस जगह पे पहुँच गए थे जहाँ पेनीवाइज पहली बार अर्थ पे आया था और ये सभी लोग उस स्ट्रक्चर के पास राउंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। माइक बीच में एंशिएंट पॉटरी रखकर उसमें आग लगाता है और सभी लोग उस आग में अपनी अपनी आर्टिफैक्ट्स डालते हैं। बिल बोर्ड डालता है, एडी इनहेलर डालता है, बेव लेटर, बेन ईयर्स बुक पेज, रिची कैपिटल थिएटर टोकन, माइक रॉक और स्टैनली के बदले ये लोग एक शावर कैप डालते हैं जो स्टैन इन्हें स्पाइडर से बचने के लिए दिया करता था। इसके बाद ये लोग टर्न लाइट इनटू डार्क चिल्लाना शुरू करते हैं जिससे रिचुअल ऑफ चुड शुरू हो जाती है और रिचुअल के शुरू होते ही हम व्यूअर्स डेड लाइट्स देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे इस एंशिएंट पॉटरी में समाने लगती है। माइक वार्न करता है कि कोई भी डेडलाइट्स की तरफ ना देखे और लूजर्स उसकी बात को मानते हुए टर्न लाइट इनटू डार्क चिल्लाते रहते हैं।
धीरे धीरे डेडलाइट्स इस एंशिएंट पॉटरी के अंदर आ जाती है और माइक इस पॉटरी को कवर कर देता है। इस मोमेंट पे हम व्यूअर्स को लगता है कि इट फाइनली कैद हो गया है, लेकिन दोस्तों इस पॉटरी के अंदर एक रेड बलून अपने आप ही बड़ी होने लगती है जिसके अंदर से पेनीवाइज बाहर आता है। लूजर्स वेयर शॉक्ड और पेनीवाइज उन्हें टॉन्ट करते हुए बोलता है कि ये फालतू रिचुअल उसे कैद या मार नहीं सकती। एक्चुअली शोकोपाइवा के अनुसार इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए सभी लूजर्स को अपनी जान देनी होगी और ये बात माइक ने सबसे छिपाई थी। इस बात को जानकर लूजर्स का हौसला टूटने लगता है और पेनीवाइज एक जाइंट स्पाइडर टाइप फॉर्म लेके इन पे हमला करना शुरू कर देता है। पेनीवाइज वापस से इन सबको विजन्स दिखाता है, जैसे कि बिल को जॉर्जी दिखता है जो कि उसे यू लाइड एंड आई डाइड बोल के गिल्टी फील करवाता है। बिल जॉर्जी को फिर से पानी में डुबो कर मारता है और वो अपने यंगर सेल्फ से कन्फेस करता है कि वो उस दिन बीमार नहीं था। बिल जॉर्जी को अकेला इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता था और उसकी इस गलती की वजह से जॉर्जी मारा गया। वो अपने गिल्ट को ओवरकम करते हुए अपने यंगर सेल्फ पे ही अटैक करता है विच टर्न्स इनटू पेनीवाइज। बेबी को अलग विजन आती है जहां वो अपने स्कूल वाले वॉशरूम में बंद हो गई थी और इस वॉशरूम में ब्लड भरने लगता है। बेन को अपने ही क्लब हाउस की विजन आती है जहां वो रेत के अंदर दब रहा था और पेनीवाइज उसे लोनली फैट बॉय बोल के टॉन्ट करता है। बेन न्यू कि वो मरने वाला है और मरने से पहले ही कन्फेसेस हिज लव फॉर बेवर्ली। वो बेवर्ली के लिए पोएम बोलता है, योर हेयर इज विंटर फायर जनवरी एम्बर्स माई हार्ट बर्न्स देयर टू। मीनवाइल बेव ब्लड में डूब रही थी और उसके डोर पे पेनीवाइज अलग अलग फॉर्म्स में आकर उसे डरा रहा था। बेव बेन की पोएम सुनती है और वो अपने डर को काबू में करते हुए बेन को रेत से बाहर खींच लेती है। वो अब समझ गई थी कि बेन लव्स हर अ लॉट और जनवरी एम्बर्स वाली पोएम भी बेन ने ही लिखी थी। दूसरी तरफ एडी और रिची उन स्केरी डोर्स के पीछे फंस जाते हैं जिन्हें हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। ये लोग सबसे पहले वेरी स्केरी डोर को ओपन करते हैं जिसके पीछे इन्हें अजीब सा मॉन्स्टर दिखता है। इसके बाद ये दोनों नॉट स्केरी एट ऑल ओपन करते हैं जिसके पीछे एक क्यूट डॉग था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ये क्यूट डॉग भी एक अजीब से मॉन्स्टर का रूप लेता है। ये दोनों किसी तरह वहां से भागते हैं और बाहर पेनीवाइज रिची को अपनी डेडलाइट्स दिखाकर हवा में फ्लोट करवाने लगता है। मौका देखकर एडी एक काइंड ऑफ भाले से पेनीवाइज के मुंह में अटैक करता है जिससे पेनीवाइज काफी हर्ट होता है। इस मोमेंट में एडी फील्स कि उसने पेनीवाइज को हरा दिया है, लेकिन दोस्तों पेनीवाइज अपने बड़े से लेग से एडी को स्टैब कर देता है। लूजर्स ऑलमोस्ट इस वॉर को हार चुके थे और माइक सजेस्ट कि अगर ये लोग किसी स्मॉल प्लेस पे जाएंगे तो पेनीवाइज को भी अपनी साइज कम करके वहां आना पड़ेगा। छोटे साइज में ये लोग मे बी पेनीवाइज को हरा सके क्योंकि जाइंट फॉर्म में तो उसे हराना नामुमकिन है। इसीलिए ये लोग एक कैवर्न की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन पेनीवाइज इनका रास्ता रोके अपने जाइंट फॉर्म में खड़ा था। देयर वॉज नो होप लेफ्ट। लेकिन तभी माइक अगेन सजेस्ट कि अगर ये लोग पेनीवाइज की इंसल्ट करेंगे तो ही विल फील स्मॉलर। बस फिर क्या था, लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स पेनीवाइज को क्लाउन, ओल्ड लेडी, पेंटिंग वुमन इत्यादि बुलाते हैं जिससे उसकी इंसल्ट होती है और पेनीवाइज पे इन इंसल्ट्स का असर दिखने लगता है। पेनीवाइज धीरे धीरे साइज में छोटा होने लग गया था और लूजर्स बार बार उसकी बेइज्जती करते हुए उसे सर्कल में घेर लेते हैं। पेनीवाइज धीरे धीरे छोटा होते हुए बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ सा जाता है और लूजर्स उसके हार्ट को उसके शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। लूजर्स साथ मिलकर इस हार्ट को क्रश कर देते हैं जिससे पेनीवाइज की मौत हो जाती है। मरने से पहले हम व्यूअर्स डेडलाइट्स को भी नीचे आकर बुझते देखते हैं विच अगेन प्रूव्स दैट पेनीवाइज इज डेड। पेनीवाइज के मरते ही ये सभी लोग वुंडेड एडी के पास जाते हैं, लेकिन दोस्तों एडी भी मर चुका था। रिची वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस, लेकिन बाकी लूजर्स उसे खींच के यहाँ से बाहर निकालते हैं क्योंकि ये पूरी जगह टूट रही थी। लूजर्स फाइनली इस घर के अंदर से बाहर निकलते हैं और इनके बाहर आते ही ये घर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। अगले सीन में बचे हुए लूजर्स उसी क्वेरी में नहाने जाते हैं जहां वो लोग बचपन में जाया करते थे और वहां वो लोग अपने फ्रेंड्स स्टैन और एडी को याद करते हैं। बेन और बेफ भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो लोग अंडर वाटर किस करते हैं। शहर छोड़ने से पहले हम व्यूअर्स रिची को ब्रिज पे अपने और एडी के नाम की इनिशियल्स को रिक्रेव करते देख पाते हैं विच वॉज वेरी इमोशनल। यहाँ लूजर्स एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि पेनीवाइज के मरने के बाद उनके हाथ में जो ब्लड ओथ की साइन थी वो भी गायब हो चुकी थी। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स बिल को देख पाते हैं जिसे माइक का कॉल आता है। माइक कहता है कि फाइनली वो डेरी शहर छोड़कर बाहर जाएगा, मे बी फ्लोरिडा, और वो ये भी बताता है कि लूजर्स क्लब के सभी मेंबर्स को एक लेटर मिली है।
ये लेटर स्टैन ने मरने से पहले सबको लिखा था और इस लेटर में स्टैन ने सबको एक्सप्लेन किया कि उसने आत्महत्या क्यों करी। स्टैन के हिसाब से वो इतना ब्रेव नहीं था कि वो पेनीवाइज का सामना कर सके और अगर इनमें से कोई भी डर जाता तो पेनीवाइज इन्हें हरा देता। इसीलिए वो पहले ही खुद को मार डाला ताकि बाकी के लूजर्स ब्रेवरी से पेनीवाइज का सामना करके उसे मार सके। रियलिटी में भी लूजर्स ने पेनीवाइज को हरा दिया था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इट चैप्टर 2 की डिटेल्ड स्टोरी लाइन और अब मैं आपको कुछ सटल डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने इस फिल्म में नोटिस की है। ध्यान रहे कि मैं यहाँ उन डिटेल्स को कवर नहीं करूँगा जिसे मैंने टीज़र या फिर ट्रेलर ब्रेकडाउन में कवर कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड आई डोंट वांट टू मेक इट अ 1 आवर वीडियो। सो इस स्टोरी एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने आपको कुछ डिटेल्स के बारे में बताया था, लाइक स्टीफन किंग की कैमियो, एंड्रे मशीटी की कैमियो, मिटरिन इत्यादि। लेकिन इस फिल्म में और भी कई ईस्टर एग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूवी के इनिशियल सीन में हम एडी की वाइफ मायरा को देखते हैं जो कि सेम उसकी मॉम की तरह दिख रही थी। एडी के मॉम और उसकी वाइफ के रोल को सेम एक्टर ने प्ले किया है और नोवेल के हिसाब से एडी वॉज सो मच कंट्रोल्ड बाय हिज मॉम कि उसने शादी भी ठीक वैसे ही कैरेक्टर से किया, हु वाज स्टिल वेरी कंट्रोलिंग। दे लुक्ड सो सिमिलर एज इफ दे वर सिस्टर्स। बिल के फर्स्ट सीन में हम एटिक रूम फिल्म की शूटिंग देख पाते हैं और इस फिल्म को वार्नर ब्रदर्स प्रोड्यूस कर रही थी। बिल की हर एक नोवेल सबकॉन्शियसली उसके बचपन की डेरी टाउन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे थी और एटिक रूम मोस्टली 29th नीबोल्ड स्ट्रीट वाले एक्सपीरियंस की रिप्रेजेंटेशन थी। फिल्म में एटिक रूम मूवी को रियल लाइफ डायरेक्टर पीटर बोगडानोविच डायरेक्ट कर रहे हैं और एंड्रे मशीटी ने मोस्टली उनका कैमियो इसलिए दिखाया क्योंकि रियल लाइफ में वो पीटर के फैन हैं। अब दोस्तों मैंने आपको मिटरिन की एक हिडन अपीयरेंस के बारे में पहले ही बता दिया है, लेकिन यहाँ फिल्म के स्टार्टिंग सीन्स में एक बार और टर्टल स्टैचू दिखी थी जब कैमरा बेन के ऑफिस की एक्सटीरियर शॉट ले रहा था। स्टैन के फर्स्ट सीन में हम उसे बर्ड पजल सॉल्व करते देख पाते हैं क्योंकि बुक के हिसाब से स्टैन यूज्ड टू लव बर्ड वॉचिंग। नाउ वी टॉक अबाउट हेनरी के असाइलम वाले कमरे में हमें मून की पिक्चर्स दिखती है एंड दिस रिप्रेजेंट्स द नोवेल स्टोरी। नोवेल में हेनरी को मून से कुछ अजीब आवाज़ें आती थी जो कि उससे कुछ काम करवाती थी एंड वी व्यूअर्स ऑब्वियसली नो कि ये काम पेनीवाइज का होता था। इस फिल्म में हमने पेनीवाइज को एक चमगादड़ के रूप में भी देखा है, लेकिन बुक में बेन ने पेनीवाइज को एज ए वैम्पायर देखा था। जेड ऑफ द ओरिएंट होटल में सब ने अपने फियर्स को देखा था, लाइक रिची को एक अजीब सा क्रॉलिंग आई दिखा, एडी को एक क्रिकेट विथ फेस दिखा इत्यादि। अब दोस्तों अगर आपने गौर किया हो तो माइक अक्सर एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ओल्ड डेरी और इस बुक के ऑथर ब्रांसर बडिंजर थे। इट चैप्टर 1 में भी माइक इस किताब को पढ़ रहा था और बडिंजर एक हिस्टोरियन थे जिनकी मौत 1950 में हुई थी। बडिंजर समझ गए थे कि शहर में हर 27 साल पे लोग गायब होते हैं और इसमें शायद एक ईविल क्लाउन का हाथ है। लेकिन दोस्तों इस बात का खुलासा करने के ठीक बाद बडिंजर ने खुद की ही जान ले ली थी। बडिंजर की मौत पे कुछ खास इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई थी क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेनीवाइज ने उन्हें मारा होगा और उसने पूरे डेरी टाउन को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया है कि नो वन वाज टेकिंग एनी एक्शन। मूविंग ऑन, पॉल बनियन स्टैचू वाली सीन में हम व्यूअर स्टैचू के मुंह से बैट्स को निकलते देखते हैं, व्हिच अगेन प्रूव्स दैट रिची इज अफ्रेड ऑफ बैट्स। बेव की लास्ट बाथरूम वाले सीन में मैंने 3 चेहरों को पहचाना जो उसे डरा रहे थे। वन इज हिज फादर, सेकंड फार्मासिस्ट एंड थर्ड हेनरी बावर्स। और इन तीनों में से मोस्टली हेनरी ने द शाइनिंग मूवी की हियर्स जॉनी वाली डायलॉग मारी थी। नोवेल के एंड में डेरी टाउन में एक एपिक फ्लड आता है जिसमें डेरी के कई बुरे लोग मारे जाते हैं। इट वॉज काइंड ऑफ एन ईविल पर्ज, लेकिन फिल्म में हमें बस 29th नीबोल्ड स्ट्रीट वाली हाउस गिरते हुए दिखती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इट नोवेल के एंडिंग को काफ़ी लोगों ने पसंद नहीं किया था और मूवी में डायरेक्टर और किंग इसे चेंज करके थोड़ी हैप्पी एंडिंग देना चाहते थे। बट इफ़ यू आस्क मी, मुझे मूवी की एंडिंग भी कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि लूजर्स ने पेनीवाइज को लिटरली बुली करके मार दिया, विच वॉज अ बिट एंटी क्लाइमेटिक और थोड़ा अजीब सा भी सुनने में लगता है। सो स्टीफन किंग पे खराब एंडिंग लिखने का कर्ज अब तक कायम है। अब एंडिंग भले ही जैसी हो, फिल्म तो ओवरऑल मस्त थी। तो दोस्तों ये थी इट चैप्टर 2 की सटल डिटेल्स प्लस फुल स्टोरी। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिकमेंडेशंस, मुझे ये फिल्म काफ़ी पसंद आई। श्योरली ये फिल्म मुझे इट चैप्टर 1 जितनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये फिल्म अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। इट चैप्टर 2 मोस्टली एक मैच्योर्ड फिल्म है जो कि स्केल में पहले फिल्म से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अगर हम एंटरटेनमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो ये फिल्म पहली फिल्म जितनी इंटरटेनिंग नहीं है। एक और बात यह कि चैप्टर 2 अज्यूम करती है कि आपने चैप्टर 1 देख रखी है एंड इफ़ यू आर समवन जिसने इट चैप्टर 1 ही नहीं देखा है तो आपको यहाँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा।
फिल्म में कुछ जगहों पे जंप स्केयर्स भी हैं, बट दिस मूवी इज़ नॉट रिलाइंग ऑन जंप स्केयर्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पात्रों ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है एंड बिल हेडर जिन्होंने एडल्ट रिची का रोल प्ले किया है, ही वॉज द बेस्ट इन द लॉट। बिल स्कार्सगार्ड ने भी पेनीवाइज के रोल को अच्छे से निभाया है एंड ओवरऑल एक्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिस फिल्म वॉज रियली सॉलिड। फिल्म की डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस फिल्म में पेसिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। आई मीन शुरुआत में आपको ये फिल्म थोड़ी फास्ट लगेगी, बीच में इट गेट्स रियली स्लो और एंड में इट वाज नॉर्मल। मेरे हिसाब से इस फिल्म में कई सीन्स को एडिट आउट किया जा सकता था और कुछ और इम्पॉर्टेंट सीन्स ऐड किए जा सकते थे, जिससे ये फिल्म थोड़ी छोटी होती और छोटी होने की वजह से इस फिल्म की पेसिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती। इट चैप्टर 2 की कहानी नोवेल से थोड़ी बहुत चेंज करी गई है, जो कि एक अच्छी और बुरी बात है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परसीव इट। ओवरऑल इट चैप्टर 2 एक काफ़ी अच्छी फिल्म है जिसे आप थिएटर में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि थिएटर जाने से पहले आपने चैप्टर 1 देख रखी है।